सामने हो मंजिल तो रास्ते न तोड़ना, जो भी मन में हो सपना न तोड़ना। अरे सामने हो मंजिल तो रास्ते न तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमी मत छोड़ना, कभी जमी मत छोड़ना। नमस्कार, मैं हूँ विकी रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग सीटेट की परीक्षा देते हैं या फिर स्टेट टेट की परीक्षा देते हैं तो यहाँ से एकदम टॉप सवाल जो है, टॉप मोस्ट सवाल जो है वह हमेशा पूछा जाता है। तो वैसे सवालों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे और बीएड के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग का अगर नैतिक विकास का सिद्धांत हम लोगों को लिखने के लिए मिल जाए तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अपने साथ कॉपी कलम एकदम खोल के रखिए, उसमें नोट डाउन करते जाइए, तभी आपको समझ में सारी चीज़ें आएगी, सारी बातें क्लियर होगी। दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। प्रतिपादन, ये जो हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसका प्रतिपादन वर्ष कब है दोस्तों? तो 1969। उसके बाद संशोधन कब किया गया इसमें? 1981 और 1984 में संशोधन हुआ। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग का? तो इनका जन्म 1927 में हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, हम लोग तीनों भागों की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, नैतिक विकास, नैतिकता का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, नैतिकता का अर्थ जो है, मीनिंग ऑफ मोरालिटी, वह होता है नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं हो। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि नैतिक व्यवहार जो है जन्मजात नहीं होता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको नैतिक व्यवहार जो है उसको नहीं पता होता है, नैतिक चीज़ें जो है वह नहीं पता होती है। वह जो है कहाँ से सीखता है? अगर जन्मजात नहीं है तो वह अपने सामाजिक परिवेश से सीखता है या फिर अर्जित करता है। अपने जो समाज के लोग हैं, जो अगल बगल का वातावरण है, वहाँ से वो ये नैतिक व्यवहार सीखता है और उसको अर्जित करता है। दोस्तों, सर्वप्रथम बालक का औपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। सर्वप्रथम अगर हम लोग बात करें तो अनौपचारिक जो है, इसमें अनौपचारिक व्यवहार जो है या फिर नैतिक व्यवहार जो है वह कहाँ से आता है? तो अपने आस पड़ोस से सीखता है, अपने घर परिवार से सीखता है। उसके बाद वह स्कूल चला जाता है, स्कूल में वह औपचारिक रूप से नैतिक व्यवहार के बारे में सीखता है। दोस्तों, जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। देखिए, यहाँ पे एकदम टॉप सवाल यहीं से पूछता है कि ये बताइए हमको कि जब बालक का जन्म होता है क्या उस समय उसके अंदर नैतिक विकास होता है या नहीं होता है? तो दोस्तों, सीधा जवाब देना है कि ना तो उसके पास नैतिक होता है और ना वो जो है बच्चा अनैतिक होता है। न तो नैतिक विकास होता है उस समय, न तो अनैतिक विकास। वह जो है अच्छा बुरा आचरण समाज से सीखता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद अच्छा बुरा आचरण कहाँ से सीखना प्रारंभ करता है? अपने समाज से, अपने घर परिवार से सीखना प्रारंभ करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बालक की विकास की प्रक्रिया में वातावरण जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी सारा खेल किसका है दोस्तों? वातावरण का खेल है। अगर वातावरण जो है, जिस प्रकार से उसका वातावरण मिल रहा है बच्चों को, वह उसी प्रकार से नैतिकता का विकास अपने आप में करेगा, नैतिक विकास करेगा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं वीडियो में। और ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो नैतिक विकास है, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है वह 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहला है, फर्स्ट जो हम लोग हैं वह पूर्व परंपरागत अवस्था पढ़ते हैं, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। दोस्तों, यह अवस्था कितना से होता है? 4 से 10 वर्ष होता है। इसकी ये जो है अवस्था कितना से कितना तक माना जाता है? 4 से 10 वर्ष। बालक 4 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में पूर्व परंपरागत अवस्था जो है वह उसमें विकास होता है। दूसरा है परंपरागत अवस्था, यानी 10 से 13 वर्ष की उम्र की हम लोग बात करेंगे, कन्वेंशनल स्टेज। और तीसरा है दोस्तों उत्तर परंपरागत अवस्था।
उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से अधिक। अगर हम लोगों को यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि बताइए कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है उसके कितने अवस्था हैं, तो दोस्तों 3 अवस्था हैं। 3 अवस्था और तीनों का उप अवस्था है 2-2, यानी तीनों की 2-2 अगर उप अवस्था हम लोग पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6। अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वह कितने अवस्था में है, तो 3 रहेगा तो 3 को टिक करेंगे, अन्यथा 6 रहेगा तो 6 को टिक कर देंगे। दोस्तों समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा कि इसका जो अवस्था है वह 3 है और तीनों के 2-2 उप अवस्था है, इसीलिए कुल मिलाकर 6 हो गया। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत में क्या बताया गया कि कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चों के साथ एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं जानने के लिए, नैतिक विकास का सिद्धांत को जानने के लिए, और बाद में बताते हैं कि नैतिक विकास 6 चरण है नैतिक विकास के, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों 6 चरण की बात होगी, हम लोग 3 चरण देखे हैं, तीनों के 2-2 उपचरण है और सारे चरणों को इस वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। दोस्तों बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने साथ कॉपी कलम जरूर रखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण जो है नैतिक दुविधाओं को समझने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण है, यानी पहला वाला जो है दूसरा वाला जो है वह पहला वाला से अधिक परिपूर्ण है, पहला वाला को अच्छे से समझा देता है। दोस्तों बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, उन्होंने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालक में नैतिकता या चरित्र का विकास ही कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं में पाई जाती है, कि बालक में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है। किस अवस्था में बालक का जो है नैतिक विकास होता है, यानी चारित्रिक विकास होता है। दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग वो सारी अवस्थाओं की चर्चा करते हैं कि इनका जो अवस्था है वह किस किस अवस्था में हम लोग बालक जो है वह अपना नैतिक विकास करता है। अवस्थाओं की यहाँ पे अवस्थाएं हैं कि नैतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। दोस्तों अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नैतिक विकास की जो अवस्था है, पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, इसका दूसरा नाम है पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर के नाम से भी ये जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, नाम अलग अलग है, काम दोनों का एक ही है, एक ही चीज है। दूसरा है दोस्तों परंपरागत अवस्था या फिर परंपरागत नैतिक स्तर, और तीसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे उत्तर परंपरागत अवस्था या फिर उत्तर नैतिक स्तर जिसको बोलते हैं या बोला जाता है, इसका एक और नाम है आत्मा अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। आत्मा अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं आप। चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे फर्स्ट है पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व नैतिक स्तर। याद रखिएगा यहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछता है कि पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व नैतिक स्तर जो है इसकी अवस्था आयु क्या है, तो 4 से 10 वर्ष। दोस्तों 4 से 10 वर्ष को आयु के ही बच्चे को क्या बोला जाता है, पूर्व परंपरागत अवस्था बोला जाता है। इसे भी 2 उप स्तरों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दोस्तों इसमें क्या है, और दूसरा जो है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। आज्ञा एवं दंड की अवस्था यानी स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, इसमें क्या बोलता है दोस्तों कि जो बच्चे होते हैं इस आयु में अपने आप को अपरिपक्व होते हैं, यानी कम परिपक्व होते हैं। इस कारण से बच्चा जो है वह किसी भी काम को करने से पहले डरता है कि ये काम करेंगे तो हमें क्या मतलब दंड तो नहीं ना मिलेगा, और ऐसा क्यों करता है, तो दंड से बचने के लिए। उसे लगता है कि पता नहीं ये शायद हम कर रहे हैं वह अच्छा है या नहीं है, कोई हमको मारेगा ना डांटेगा या फिर कोई दंडित करेगा, तो उसके डर से ये जो है बच्चा वह एक बहुत सारा काम जो है वह नहीं कर पाता है। दूसरा है दोस्तों परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं और उस कार्य को न किया तो बच्चे को दंडित किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें बच्चे को दंडित किया जाता है। बच्चे जो है अगर कोई भी काम गलत काम करता है तो उसमें हम लोग उसको दंडित करते हैं और दंडित करके बताते हैं कि ये जो काम है वह गलत है, और वह उस समय से यह अपने मन में धारणा जो है तो बैठा लेता है कि हाँ जो हम काम किए हैं उसके लिए हमें दंडित किया गया है, ये जो काम है अब से हम नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों तो ये था आज्ञा एवं दंड की अवस्था।
दूसरा जो है अहंकार की अवस्था, यानी स्वयं की अवस्था भी इसे कहा जाता है। दोस्तों आप कभी कभी बच्चे को देखे होंगे कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता चला जाता है, उसे सारी चीज़ें जो हैं वह धीरे धीरे मालूम पड़ती जाती है। वह कभी कभी दोस्तों झूठ का भी सहारा लेता है। अगर झूठ किसी को अगर बचाने के लिए या फिर कोई काम किया है उससे बच्चा जो है, ताकि हमको कुछ डांट नहीं मिले, उससे क्या करता है, झूठ बोलना भी यह प्रारंभ कर देता है। और झूठ क्यों बोलता है, तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कि मेरा उद्देश्य जो है वह पूरा हो जाए। जैसे कुछ गलत काम किए हैं तो ये जो है बताना नहीं चाहता है, क्यों, क्योंकि हम मार से बच जाएं। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, मार से बचना। जैसे कभी कभी घर में कुछ आता होगा तो देखिएगा आप लोग कि बच्चा जो है वह चोरी करके खा लेता है। जैसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वह चीनी वगैरह खा लेते हैं, हॉर्लिक्स वगैरह जो है वो ये कर लेते हैं, तो दूध पाउडर है वो सब जो है चुरा करके खा लेते हैं। तो क्यों खाते हैं दोस्तों, तो अपने भूख को पूरा करने के लिए। उनका उद्देश्य क्या है कि मुझे भूख लगी है, हमें उसे खाना है। दूसरा क्या है दोस्तों कि पैसा लेकर आप देखते होंगे, कभी आप बच्चे को कुछ काम करने के लिए कहते होंगे तो वह जो है रेडी नहीं होता होगा, लेकिन जैसे उसको आप बोलते होंगे कि बाबू ये काम कर दो, हम तुमको 5 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे, तो वो जो है तुरंत रेडी हो जाता है। यानी यही है अहंकार की अवस्था दोस्तों। अहंकार की अवस्था में बच्चा जो है वह क्या होता है, अहंकारी होता है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। किसके लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है इसके दो उप स्तर होते हैं। दो उप स्तर कौन कौन से देख लिए हम लोग, तो आगे हम दंड की अवस्था और दूसरा जो है अहंकार की अवस्था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे है परंपरागत अवस्था, ये जो है दूसरा नंबर है परंपरागत अवस्था, यानी परंपरागत नैतिक स्तर। क्या है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं कि 10 से 13 साल की अवस्था, 10 से 13 साल की जो अवस्था है उसको हम लोग परंपरागत अवस्था या फिर परंपरागत नैतिक स्तर बोलते हैं दोस्तों। इसे भी दो उप स्तरों में विभाजित किया गया है। दो उप स्तर इसके कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बस बने रहिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था यानी स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। ये प्रशंसा की अवस्था क्या है, और दूसरा जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। दोनों को हम लोग देखते हैं कि प्रशंसा की अवस्था क्या होता है और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था जो है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम क्या है। तो आइए प्रशंसा की अवस्था से शुरुआत करते हैं। प्रशंसा की अवस्था यानी स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। इस अवस्था में बच्चा जो भी काम करता है दोस्तों, बच्चा जो भी काम करता है वह किसके लिए करता है, तो अपनी प्रशंसा पाने के लिए, ताकि दूसरे लोग जो है वह मेरी प्रशंसा करें, इसलिए वह इस कोई भी काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो देखिए इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह क्यों करता है, तो ताकि लोग हमें क्या करें, प्रशंसित करें, हमारी प्रशंसा करें। दूसरी ओर क्या है दोस्तों, तो समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं। ये जो स्टेज है उसमें समाज के लोग, अपने घर परिवार के लोग जो हैं वह बच्चे से अपेक्षाएं करने लगते हैं विशेष प्रकार की। अब जो मेरा ये जो है समाज का नाम जो है वह रोशन करेगा, तो समाज में उन्हें स्वीकृति भी मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चा उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानने लगता है जो उसके लिए अच्छा होता है दोस्तों, जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। दोस्तों कुछ अच्छा काम करता है तो परिवार उन्हें क्या करता है, प्रशंसित करता है, स्कूल प्रशंसा देता है, और आस पड़ोस जितने सारे लोग हैं, मित्र मंडली है, वो सब उसे प्रशंसा प्रदान करता है। तो बच्चे इसीलिए इसको जो प्रशंसा की अवस्था है स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन वो कहा जाता है, ताकि इस समय बच्चा जो है वह थोड़ा बहुत जान लेता है, सीख लेता है, और इसको पता चलता है कि अब जो हमारे माता पिता या फिर हमारा समाज जो है मेरे से विशेष अपेक्षाएं करता है, मेरी प्रशंसा करता है, तो किस काम के लिए, अच्छे कामों के लिए हमें प्रशंसित करता है, और मैं इसकी प्रशंसा को हमेशा बनाए रखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चों के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। ये जो चिंतन का स्वरूप है वह कहाँ से होता है निर्धारित दोस्तों, तो सीधा याद रखिएगा, उसके परिवेश से, उसके समाज से होता है। यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि ये जो है इस अवस्था यानी परंपरागत अवस्था, इसमें बच्चा जो है वह चिंतन का स्वरूप कहाँ से निर्धारित होता है, सोचने की जो क्षमता है वह कहाँ से आती है, तो अपने परिवेश से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से आता है दोस्तों। क्यों,
क्योंकि ये जो है चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है कि अब हमें समाज का नाम रोशन करना है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, अ स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ये क्या है? तो नैतिक विकास की यह उपावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बैठा लीजिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि नैतिक विकास की यह उपावस्था जो है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सवाल जो हैं इससे पूछे जाते हैं। दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य जो हैं वह नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। चलिए इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक जो है वह समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता रहता है क्योंकि वह जो है उसकी प्रशंसा करे। लेकिन अब जो है इस अवस्था में पहुंच करके, किस अवस्था में दोस्तों? तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था में पहुंच करके ये जो बच्चा है वह पता चल जाता है कि समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है कि समाज के लोग जो हैं वह हमें क्यों चाह रहे हैं, हमें क्यों प्रशंसित कर रहे हैं। वह जो है उस समाज को ही एक स्वयं का लक्ष्य मानने लगता है और उसी के रास्ते यह जो है चलना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। तो ये जो है हम लोगों ने देखा दूसरा अवस्था किसका? परंपरागत नैतिक स्तर का दूसरा अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। दोस्तों अब हम लोग तीसरे की बात करते हैं, उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था जिसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो आत्म अंगीकृत अवस्था के नाम, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग 4 से 10 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं? पूर्व परंपरागत अवस्था। 4 से 10 को पूर्व परंपरागत बोलते हैं। उसके बाद आया दोस्तों 10 से 13 वर्ष की अवस्था। 10 से 13 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो परंपरागत नैतिक स्तर बोलते हैं। और तीसरा जो है यानी 13 से ऊपर की जो अवस्था रहेगी उसे बोला जाता है उत्तर परंपरागत अवस्था, यानी परंपरागत के बाद वाला को हम लोग उत्तर बोलेंगे। तो ये 13 साल से अधिक अवस्था को बोला जाता है उत्तर परंपरागत अवस्था, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। इसे भी दोस्तों 2 उपस्तरों में विभाजित किया गया है। मैंने पहले ही बता चुका है कि तीनों स्तरों को 2-2 उपस्तर में विभाजित किया जा चुका है। तो इसका भी 2 उपस्तर, पहला क्या है कि समाज के साथ संबंध और दूसरा है सार्वभौमिक संबंध। समाज के साथ संबंध का मतलब क्या होता है कि कोई भी बालक की इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता है कि समाज के साथ उसका समझौता जो है वह टूट जाए। बच्चा जो है समझदार हो चुका है, अब घर से ये जो है बाहर निकल जाता है, बाहर के हाव भाव जो हैं समाज के साथ रहना जो है वह पसंद करने लगता है। और कोई भी बालक जो है इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह चाहता है कि समाज जो है वह हमेशा हमारे साथ रहे, जो हमारे घर परिवार हैं वह हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमारी प्रशंसा जो है बनी रहे। और वह चाहता है हमेशा कि समाज के साथ कभी मेरा समझौता जो है वह टूटे नहीं, हम जो है हमेशा समाज में बने रहें। तो समाज के साथ संबंध स्थापित करता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक संबंध यह क्या है कि इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है, बालक सारा कुछ जान जाता है, ये सोचने समझने की क्षमता जो है वह इसके अंदर विकसित हो जाती है और यह स्वविवेक, अपने विवेक से कोई भी कार्य करना जो है प्रारंभ कर देता है और कुछ नियम जो है अपने आप से बनाता है। अगर समाज में देखता है कि ये जो नियम है वह हमारे लिए खराब है, समाज के लिए हानिकारक है, तो वह वहाँ पे अपना सुझाव देता है और वह उससे दरकिनार करता है उसको और समझता है, बताता है लोगों की यह जो नियम है वह हमारे लिए अच्छा नहीं है। यह देखता है कि समाज में क्या अच्छा हो रहा है और क्या खराब हो रहा है और उसको दूर करने का प्रयास जो है वह किया जाता है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक संबंध, सार्वभौमिक अवस्था जो है वह बोला जाता है दोस्तों। इसमें बालक जो है वह स्वविवेक से अपने मन से काम करना जो है वह प्रारंभ करता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाके SUCCESS सक्सेस एरिया और मेरे चैनल का ये वाला लोगो आएगा, उसको आप दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको पता चले और आप उसे फिर से देख पाएँ। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा, उसकी एक बार और हम चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा कि उसका जो सवाल कहाँ से पूछा जाता है। तो अधिकतर सवाल जो है दोस्तों वह पूछा जाता है पूर्व परंपरागत स्तर की बात अगर हम लोग करें तो इसकी अवस्था पूछता है। तो अवस्था पूर्व परंपरागत की कितनी है दोस्तों? 4 से 10 है और 4 से 10 इसमें 2 उपस्तरों में इसे विभाजित किया गया है। आगे वह दंड की अवस्था और दूसरा अहंकार की अवस्था। दोस्तों
इसमें अगर हम लोग ये पूरा कंप्लीट हो गया है तो हम लोग परंपरागत की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत को कितना से कितना आयु वर्ग, तो 10 से 13 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे बोला जाता है दोस्तों परंपरागत। इसको भी दो उप स्टेज में विभाजित किया गया है, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। चलिए दोस्तों, ये था, दोनों हम लोग देख लिए इसको भी। अब आते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था यानी 13 वर्ष से अधिक, 13 वर्ष जो है इससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं वह किस स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो उत्तर परंपरागत अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस समय ये जो है समाज के साथ संबंध स्थापित करने लगते हैं और इन्हें ये जो है सारी चीज़ स्वविवेक से करते हैं। इनके अंदर सोचने समझने की क्षमता जो है वह उत्पन्न हो जाती है और जो भी काम करते हैं वह अपने विवेक से करते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।